हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। मेरे ख्याल से आप सभी बढ़िया होंगे। मैं फिर से लौटा हूँ आप सभी के लिए अकाउंटेंसी के अनदर वीडियो के साथ में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे इंग्लिश मीडियम के टॉप क्वेश्चंस अकाउंटेंसी के, तो वो क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी जल्द आ रहा है वीडियो। चलिए, तो हम आज का वीडियो है हमारा नोट्स पर बेस्ड, मतलब चैप्टर वाइज मैं आपको नोट्स दूंगा अकाउंटेंसी के, जिससे आप एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स से लेके आ सकोगे। तो देखिए, हम बात करेंगे आज चैप्टर फर्स्ट की। तो देखिए, इसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, मतलब गैर लाभकारी संस्थाएं जो होती है वो आती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए, इसकी ब्लूप्रिंट है वो आपको पता ही है काफ़ी अच्छे से, क्योंकि बहुत दिनों से हम इसी पर डिस्कस कर रहे थे, हर वीडियो में बता रहा था मैं। ओके, वर्ड लिमिशन का भी आपको पता ही है। चलिए, तो हम आगे बिना टाइम वेस्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर का नाम आपको पता ही है, चैप्टर नंबर फर्स्ट अकाउंटिंग इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पूछ सकते हैं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन पूछ सकते हैं। ओके, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पता ही है। ओके, तीनों का मतलब सेम है, गैर लाभकारी संस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा हम फास्ट ट्रैक में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, आपकी शॉर्ट वीडियो रहेगा आपकी बोर्ड एग्जाम में, ताकि आप कम समय में अच्छी तैयारी कर पाओ। ओके, तो आज हम समझेंगे कुछ पॉइंट्स, है ना। पॉइंट के माध्यम से हम समझेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है एक्चुअली। ओके, तो देखिए, पहले समझते हैं हम, दे हैव सर्विस मोटिव, है ना। इसका उद्देश्य यही होता है कि वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करें। ओके, एग्जाम्पल में आप डॉक्टर ले सकते हो, पुलिस ले सकते हो। ओके, ये सारे आते हैं आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, ओनली एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए, तो सेकेंड पॉइंट है, दे आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ओके, मतलब समाज कल्याण के लिए काम करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं ये, है ना, ताकि जिसको भी जरूरत हो, नीड्स हो, उसकी हेल्प कर सके। ओके, हमारा कोरोना के टाइम पे देखा था आपने, है ना, सोनू सूद जी जो थे उन्होंने काफ़ी हेल्प पहुंचाई लोगों को, है ना। तो आप एग्जाम में इनका नाम लिख के मत आना, है ना। मैं आपको एग्जाम्पल को समझा रहा हूँ, ओनली समझाने के लिए। ओके, किस तरह इन्होंने लोगों को घर तक पहुँचाया, है ना, बस के माध्यम से, और भी जो साधन होते हैं पहुँचाने के, उसके माध्यम से। ओके, उसके बाद है, दे डू नॉट अर्न प्रॉफिट, है ना। ये प्रॉफिट अर्न नहीं करते, ये सिर्फ फंड अरेंज करते हैं। किन के लिए? लोगों के लिए, है ना। चंदा लेते हैं ना, पैसा तो लेते हैं, लेकिन वो चंदा कहलाता है, ताकि वो उन पैसों से अदर लोगों जो है जिनको जरूरत है उनको क्या मदद पहुंचा सके। ओके, उसके बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, दे अरेंज सोर्सेस फंड्स एंड स्पेंड द अमाउंट विच अमाउंट रिसीव्ड, है ना। मतलब कि जो पैसा कलेक्ट किया है ना, वो क्या करे, खर्च करे। ऐसे खर्च करे कि वो लोगों को वाकई में काम आए, है ना। ऐसा नहीं कि खूब क्या कर रहे हैं, सही ऐसे कर रहे हैं, है ना, वो पैसों से, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लोगों की मेहनत का पैसा है और उन्होंने दिया है कि लोगों के काम में आ सके। ओके, चलिए, जो धार्मिक लोग होते हैं, है ना, जो धर्म कमाना चाहते हैं कि नहीं हम भी मतलब कि थोड़ा धर्म कमा ले, है ना, लोगों की भला करके, ऐसे लोगों ने देते हैं पैसा। चलिए, तो देखिए लास्ट है आपका, इसमें आप प्रिपेयर कैसे करते हैं, है ना। अरेंज भी करना पड़ता है, सारी चीज़ों को अरेंज कैसे करेंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। जो भी आपको रिसीव होता है वो रिसिप्ट साइड करते हैं, और जो आप पेमेंट करते हो जिसका, उसको पेमेंट साइड करते हैं, लिखते हैं, शो करते हैं। सेकेंड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना। ये जो भी इनकम होती है वो इनकम साइड लिखते हैं, और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस साइड लिखते हैं, मतलब एक्सपेंडिचर साइड लिखते हैं। ओके, तो आपको बताइए रूल्स, गोल्डन रूल्स कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है। जो जिन बच्चों को पता नहीं है उनको बता देता हूँ, गोल्डन रूल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जनरल एंट्री कर लो या अकाउंटेंसी के कोई से भी आप कुछ कर लो, है ना, न्यूमेरिकल्स वगैरह जो भी, तो उसमें काम आने ही है, ठीक है। तो देखो उसमें क्या रूल है आपका, रूल नंबर थर्ड है नॉमिनल अकाउंट का, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। ओके, मतलब सारे जो खर्चे हैं, है ना, जो भी खर्चे हैं और जो नुकसान है वो आपको डेबिट करना है, और जो भी आय है आपकी, जो इनकम है, जो भी प्रॉफिट है, वो आपको क्रेडिट करना है। ओके, ये आपका रूल नंबर थर्ड है गोल्डन रूल्स का। ओके, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है वो। फिर लास्ट में बनती है बैलेंस शीट, लेकिन इस साल क्या रिड्यूस कर दे इस चैप्टर में से बैलेंस शीट, तो आपको बैलेंस शीट नहीं करनी है। ओके, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये कुछ पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करेंगे। हम फास्ट ट्रैक में जाते हैं थोड़ा। तो देखो डेफिनेशन समझते हैं पहले। तो डेफिनेशन क्या होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। तो डेफिनेशन होती है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका स्टार्ट करने का, एस्टेब्लिश करने का उद्देश्य यही होता है कि वो लोगों को क्या करे, सर्विस प्रोवाइड करे। सर्विस कैसे, जिनको भी हेल्प की जरूरत है उनको हेल्प पहुंचाए। ओके, चलिए, तो और क्या होता है, ये इनका प्रॉफिट अर्न करने का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। ये क्या है, सिर्फ लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके, वेलफेयर के लिए काम करते हैं लोगों के। ओके, मतलब कि ये क्या है, अलग अलग सामाजिक तौर पे पहुंचाते हैं, है ना, एजुकेशन में पहुंचाते हैं हेल्प। ओके, और भी धार्मिक तौर पे ये क्या करते हैं, और चैरिटेबल पर्पस के कारण क्या करते हैं, पैसा वसूल करते हैं और लोगों की मतलब सोशल वेलफेयर करते हैं, है ना, सोसाइटी के लिए काम करते हैं।
ठीक है, ये हमेशा व्यस्त रहते हैं लोगों की सेवा करने में, है ना। चलिए, तो ये इतना समझ लेते हो तो काफ़ी है। इनके अंडर में बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, ये कोई एक दो बंदे नहीं होते हैं, इनमें मतलब कि बहुत हजारों लाखों लोग जुड़े होते हैं, संस्थाएं होती है अलग अलग, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली में होता क्या है। ओके, देखो कुछ एग्जाम्पल्स भी है इसमें जो जिससे हम समझ सकते हैं। तो देखो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ले सकते हो एग्जाम्पल में, सेकंड पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हो, उसमें लाइब्रेरी और हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन, ये सारी चीज़ें। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हो, जिसमें टेम्पल्स, गुरुद्वारा, मॉस्क्यूज, चर्चेस, है ना। उसके बाद डेफिनेशन पे आते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो पता ही है आपको, इसका अपोजिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, है ना। उसका प्रॉफिट अर्न करने का कोई उद्देश्य नहीं होता, इसका उद्देश्य होता है ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। मतलब कि सर्विस तो यही प्रोवाइड करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, है ना, उसके ये भी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन क्या है उसके बदले में प्रॉफिट अर्न करते हैं, है ना। इनका उद्देश्य ये होता है कि जो भी हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उससे प्रॉफिट है नहीं, है कि नहीं, है ना एक्चुअली में। तो ये क्या होता है आपका प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओके, चलिए, तो उसके बाद आते हैं इसमें लॉज, होटल्स हो गए, सुपरमार्केट्स हो गए, प्राइवेट कंपनीज हो गई, है ना। अब आते हैं डिफरेंसेस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक मार्क कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या है ना। एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आप कर लेना, एग्जाम में आ भी सकता है। ओके, चलिए, तो देखिए ये आप समझते हैं मीनिंग, तो मीनिंग का पता ही है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जिसका उद्देश्य लोगों की सेवा करने के लिए, है ना, सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, इसका प्रॉफिट अर्न करने का कोई उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्रॉफिट अर्न करने का उद्देश्य होता है ना, लोगों की सेवा तो वो भी करता है, मतलब सेवा नहीं सर्विस प्रोवाइड करवाता है, लेकिन क्या होता है उसका उद्देश्य ये होता है कि वो लोगों से क्या करे, प्रॉफिट अर्न करे, जो भी मार्जिन डिसाइड किया है प्रोडक्ट का उसके बदले में उसे प्रॉफिट मिले। ओके, चलिए, तो एग्जांपल में आप ले सकते हो इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट, है ना, और भी जो भी अदर सोर्स है जिससे इनकम होती है उनको एग्जांपल ले सकते हो। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एग्जांपल आप कॉर्नर शॉप से ले सकते हो, रेस्टोरेंट से इनकम फ्रॉम सेल्स, है ना। तो सेकंड है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या आता है, तो देखो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य यही होता है कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करवा सर्विस, है ना, और वो प्रॉफिट के लिए काम ना करे, है ना। उसका उद्देश्य ये होता है कि वो लोगों की सेवा करे, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो देखो इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करे लेकिन उसके बदले में प्रॉफिट अर्न करे। ओके, चलिए, उसके बाद थर्ड है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल फंड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो क्या करते हैं, फंड अरेंज करते हैं, तो इसमें क्या बनाया था, कैपिटल फंड होता है ना। और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट बना जाता है। ओके, इतना समझ लीजिए काफी है। चलिए, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पहले बनाया जाता है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, देन सेकंड बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देन लास्ट में बनाया जाता है बैलेंस शीट। ओके, उसके बाद प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और लास्ट में बैलेंस शीट बनाई जाती है। ओके, आपको काफी अच्छे से पता होगा, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसको। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। उसका 5th नंबर पे रिजल्ट है। ओके, तो रिजल्ट किस फॉर्म में आता है, ये तो इसका रिजल्ट आता है सरप्लस और डिफिसिट। सरप्लस मतलब क्या है और डिफिसिट क्या है, तो देखो सरप्लस तो आपको डिटेलिंग वीडियो में बताया मैंने पहले, है ना, तो आपको पता ही है अभी काफी इस टाइम पे आपको पता होगा। उसके बाद दिस ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, है ना, क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता ही अच्छे से, जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट और लॉस है ना। तो देखो सरप्लस और डिफिसिट क्या होता है, सरप्लस वो होता है आपका रिजल्ट किस फॉर्म में आया है ना, लास्ट में जो शो होता है वो आता है या तो अच्छा रिजल्ट आया है ना, या फिर नेगेटिव मतलब पैसे बचे या फिर नहीं बचे, ठीक है, तो वो आता है सरप्लस और डिफिसिट के फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे रिजल्ट फॉर अडॉप्टिंग केस सिस्टम, हम क्यों केस सिस्टम अपनाते जा रहे हैं, है ना। पहले उधारी चलती थी लेकिन अब बंद कर दिया है, तो क्या कारण है उसके, तो पहला है केस ट्रांजेक्शन। इसमें सारे ट्रांजेक्शन केस से होते तो कोई दिक्कत नहीं आती है, आसानी से आप कर सकते हो उसका ट्रांजेक्शन, है ना, या कोई भी संभाल सकता है उसको। उसके बाद सेकंड है इजी मेथड्स, इसमें टाइम भी लगता है ना, मतलब कि कोई ने पैसे दे दी केस में डायरेक्ट एंट्री की, खेल खत्म, है ना, आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद थर्ड है ट्रेन एम्प्लॉय नॉट रिक्वायर्ड, है ना, किसी जो ट्रेंड हो जिसको मतलब मान लो सीए को बुलवाना पड़ता है कभी कभी, है ना, फंड करने अरेंज करने के लिए अकाउंट को, कभी कभी उलझ जाते कोई अकाउंट तो सीए आता है अरेंज करता है सारे को, है ना, मेंटेन देखता है, ठीक है, तो किसी एक्सपीरियंस बंदे की जरूरत नहीं है इसमें। उसके बाद आते हैं फोर्थ लेस एक्सपेंसेस, उसमें ज़्यादा खर्चे भी नहीं है, कम पैसों में काम हो जाता है आसानी से। ओके, उसके बाद फिफ्थ पे नॉलेज अबाउट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, है ना, मतलब कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। ओके, मैं 5 पॉइंट इसलिए बताया मैंने ताकि आप एग्जाम में लिख सको जो भी आपको सही लगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के फीचर्स ये भी जरूरी है। तो रिकॉर्ड फर्स्ट है आपका रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन, है ना, सारे रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है ना, सारे केस और बैंक से रिलेटेड जो भी आपके ट्रांजेक्शन इसमें किए जाते हैं। ओके, केस और बैंक से रिकॉर्डेड है ना, क्रेडिट के नहीं किए जाते। उसके बाद आता है सेकंड डेबिट एंड क्रेडिट रूल, है ना, इसमें डेबिट और क्रेडिट रूल अप्लाई होता है। ओके, मतलब कि आपका जो सेकंड वाला रूल है रियल गोल्डन रूल का सेकंड वाला रूल रियल अकाउंट, है ना, मैंने बताया था अभी कितना इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, मतलब सारे जो डेबिट आपको डेबिट हुआ है मतलब भी आपके पास है ना, आपको रिसीव हुआ है वो आपको क्या करते हैं अपने मतलब डेबिट जो आपके पास आया वो डेबिट और जो आपके पास से गया वो क्रेडिट। ओके, ये आपका एक्चुअल में होता है। देन सेकंड है नो प्रॉफिट और लॉस, है ना, इसमें कोई प्रॉफिट और लॉस का कोई फंडा नहीं होता है ना, क्योंकि ये सारे क्या है इसमें प्रॉफिट और लॉस क्या है कंपनी द्वारा डिस्क्लोज किए जाते हैं, है ना, नहीं किए जाते हैं। ओके, चलिए उसके बाद होते हैं फोर्थ पे नो डबल एंट्री सिस्टम, इस पर डबल एंट्री का कोई सिस्टम है नहीं, सिंगल एंट्री बुक होती है एक तरह की, इस पर एंट्री कर देते हैं। ओके, उसके बाद फिफ्थ ओनली केस ट्रांजेक्शन, इसमें सारे केस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन किए जाते हैं ना, अदर नहीं किए जाते। उसके बाद आते हैं डिफरेंसेस बिटवीन रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप थोड़ा वेट करके आप देख सकते हो, ये है ना बेसिस साइट्स पीरियड, है ना, लाइफ कॉलम और प्रिपरेशन, है ना, तो ये आपका कुछ डिफरेंस है, तो आपको ये पॉइंट वाइज समझना है रिसिप्ट और पेमेंट और केस बुक में क्या अंतर होता है ना। एक तरह की समरी होती है, दोनों डिपेंड होते हैं एक तरह पे, है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट पे केस बुक बनते हैं, केस बुक पे के बेसिस पे रिसिप्ट और पेमेंट बनाया जाता है। ओके, इतना समझ लीजिए काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये बहुत जरूरी है, इसमें आइटम्स पूछ सकते हैं आपके कौन कौन से सोर्सेज होते हैं इनकम के, है ना, एक्सपेंडिचर के। देखिए इनकम में कौन कौन सोर्स होते हैं, सब्सक्रिप्शन आपको बताइए, जो रिसीव होते हैं सब्सक्रिप्शन आता है आपको, है ना, अभी OTT प्लेटफॉर्म चले हैं, आप बोलते हैं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए, है ना, हॉटस्टार VIP का सब्सक्रिप्शन लीजिए, नेटफ्लिक्स का लीजिए, है ना, सारे आपको पता होना चाहिए सब्सक्रिप्शन में। उसके बाद सेकंड पे मेंबरशिप फीस। ओके, मेंबरशिप फीस पे बहुत से होते हैं मेंबरशिप फीस, आप मेंबरशिप लेते हैं ना, लाइफ मेंबरशिप होती है फीस, है ना, एंट्रेंस फीस, है ना, एंट्री जो लेते हैं उस पर एंट्रेंस फीस लगती है, चार्ज लगता है ना। मेले में जाते हो तो टिकट मिलती है आपको, है ना, अब एंटर कब करते हो, झूले पे जाते हो, झूलते हो, है ना, गोल 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 झूला झूलते हो आप, तो क्या होता है उसमें एंट्रेंस पे आप एंटर करने के लिए आपको वो फीस देना पड़ता है, आपको एक टिकट मिलता है, उसको आपको देना पड़ता है वहाँ पे एंट्री के लिए। चलो फोर्थ है आपका डोनेशन, डोनेशन आप रिसीव करते हो ज़्यादा चंदा लेने के लिए डोनेशन, है ना, कि लोगों की सेवा करनी है हमें, डोनेशन चाहिए, है ना, इस तरह। फिर गिफ्ट, गिफ्ट बताइए सबको मिलता है ना, बर्थडे पे गिफ्ट मिलता है ना आपको, चलो वो गिफ्ट है ये, तो ये मिलता है। उसके बाद सिक्स्थ पे गवर्नमेंट एड करवाते हैं, तो उसमें जो पैसा आता है वो है। फिर इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स, है ना, मतलब कि जो कंपनी द्वारा इंटरेस्ट डिविडेंड दिया जाता है उस पर। उसके बाद एट्थ पे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टूर्नामेंट शोज, है ना, करवाए जाते हैं, तो उस पर भी पैसा मिलता है। उसके बाद हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, है ना, मतलब क्या होता है, पहला ऑफिस एक्सपेंसेस, है ना, मतलब ऑफिस के जितने भी काम है आपके, जितने भी खर्चे हैं वो आपके एक्सपेंसेस है ना, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े तक। सैलरीज, है ना, सैलरी देना पड़ता है एम्प्लॉइज़ को, तो वो भी आपका एक्सपेंसेस है। वेजेस, है ना, भत्ता देना पड़ता है। थोड़ी हालत डाउन है, इसी कारण आपको वॉइस में दिक्कत आ रही है। ओके, तो कोई मेरी तरफ से कोई गलती हो तो माफ़ी चाहता हूँ। ओके, चलो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से पढ़ाऊँ। चलो फोर्थ नंबर पे न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, ये भी आपके सोर्सेज है कुछ एक्सपेंसेस के। ओके, उसके बाद स्पोर्ट्स आइटम यूज्ड, रेंट, ये सारे आपके एक्सपेंसेस में आते हैं। स्टेशनरी यूज्ड, लाइटिंग, पोस्टेज एंड टेलीफोन्स, है ना, मतलब जो भी बिल वगैरह आता है टेलीफोन का वो सारा इस पर आते हैं। लोकल टैक्सेस ETC, ठीक है, ये आपका कुछ है आपको याद करना है। ओके, सोर्सेज और इनकम और एक्सपेंडिचर, ये आपको आइटम्स याद करके रखना है ना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो नंबर पूछ सकते हैं ये, है ना, या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं इसके। चलिए बात है फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे, है ना, तो फॉर्मेट क्या होता है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का, ताकि न्यूमेरिकल्स में आपको कोई परेशानी ना हो, तो फॉर्मेट याद कर लोगे, हो ना, इसमें जो भी एंट्री दे रखी है अंदर वो आपको याद कर लिए, तो आपको रिसिप्ट और पेमेंट का मतलब कि फर्स्ट चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। ओके, अब आते हैं, देखो ये होता है, पहले तो आपको इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट लिखना है, फिर है ना, और कब ये स्टार्ट हुआ, मान लो 21-22 में सेशन है उसका, तो 2021 और 22 में, तो एंड कब होता है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है पता है आपको, फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके, फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ओके, आपको नहीं पता था तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ओके, तो ये फॉर्मेट है, आपको रिसिप्ट साइड क्या है, आपका डेबिट साइड क्या है रिसिप्ट, और क्रेडिट साइड आपका पेमेंट है। ओके, तो आपको जो भी रिसीव होगा वो आप रिसिप्ट साइड लिख देना, और जो आपको पेमेंट कर रहे हो जिसका वो पेमेंट साइड लिख देना। ये कुछ एंट्री दे रखी है रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब ये है कि जो डेली आपको करते हैं जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट में आते हैं, और पेमेंट आप जिसका कर रहे हो वो पेमेंट साइड करना है। इतना आया समझ में। चलिए आगे बढ़े, फिर लास्ट स्टेप टोटल करना है आपको, जो ज़्यादा उसमें से माइनस करके आपको इसमें लिख देना है। ठीक है, तो टोटल आ जाएंगे इधर। चलिए
तो अब आते हैं फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, है ना। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के हम फॉर्मेट पर आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें भी सेम ही रहेगा, इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है ना, जब भी ईयर एंड हो रहा है और वो लिखना है, ठीक है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखना रहेगा। तो देखो डेबिट साइड आपको क्या लिखना है, देखो नाम तो क्या था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कुछ बच्चे डाउट रहता है, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकम से तो इनकम को डेबिट कर देंगे और क्या उसको एक्सपेंडिचर को हम क्रेडिट कर देंगे। गलत करते हो बेटा ये, है ना। क्योंकि क्या होता है, गोल्डन रूल पता है मैंने आपको 3rd नंबर का, है ना। ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट, मतलब सारे जो खर्चे होते हैं, सारे खर्चे जो होते हैं वो आप डेबिट साइड करना है ना, भूलना नहीं, डेबिट साइड करना है। और जितने भी आपकी इनकम और प्रॉफिट हो गए, है ना, जिससे पैसा आ रहा है, आपको सीधा पैसा आ रहा है ना, वो आपको क्रेडिट करना है ना। तो आपको एक्सपेंडिचर डेबिट में आपको एक्सपेंडिचर लिखना है और क्रेडिट में आपको इनकम लिखना है। ओके, तो ये कुछ एंट्रीज दे रखी है, आपको लर्न करना है। ओके, इसमें सेम पैटर्न रहेगा, है ना। जिसका भी ज़्यादा रहेगा उसमें माइनस कर देना आपको जिस साइड का भी, और उसमें जिस इधर कम पड़ रहा है उधर लिख के और टोटल कर देना। ओके, ये आपका रहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फंडा। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो ये अब आते हैं रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। डिफरेंसेस आपको करना ही रहेगा। अब बिजनेस स्टडी में डिफरेंसेस नहीं आए थे तो बच्चों ने बोला सर आपको डिफरेंसेस तो आए ही नहीं आपके। तो देखो ऐसा हुआ कि उसमें मीनिंग तो आई ना, ऑब्जेक्टिव पूछे उन्होंने, तो वो चीज़ें आपको इसमें कवर हो जाएगी डिफरेंसेस में। सोच लो कितना कुछ कवर हो रहा है डिफरेंसेस में, आप कितना पॉइंट्स याद करते हो उसमें, तो सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, है ना। मीनिंग डिफरेंस पूछी होगी ना आपसे एग्जाम में, तो आप उसमें आपका कवर हो जाएंगे वो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो पहला क्या है डिफरेंसेस में, नेचर। तो इसका नेचर क्या होता है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का इसका नेचर होता है कि इसमें सारी एंट्री जो करते हैं, ट्रांजेक्शन होता है, वो केस में होते हैं और बैंक में होते हैं, ठीक है। और इसका नेचर क्या होता है, रियल अकाउंट का होता है, मतलब सेकंड जो रूल है गोल्डन का, उस नेचर का होता है। अब इनकम एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं, और इनकम होती है वो क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं, है ना। ये प्रॉफिट एंड लॉस की एक तरह की समरी होती है ना, जो प्रिपेयर करती है ट्रेडिंग अकाउंट के तौर पे बनाई जाती है, नॉन ट्रेडिंग अकाउंट के तौर पे। ओके, चलिए अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, ऑब्जेक्टिव से। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य। रिजिस्टर पेमेंट अकाउंट का उद्देश्य ये होता है कि इसका प्रिपेयर करने का उद्देश्य ये होता है कि इसमें सारे जो केस और बैंक से रिलेटेड जो भी एंट्रीज है वो इसमें कर देते हैं। ओके, नॉन केस वाली एंट्री नहीं की जाती है। उसके बाद आते हैं अब आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साइड। तो इसमें क्या होता है कि जो सारे इसमें प्रिपेयर करते हैं वो नेट रिजल्ट देखा जाता है इसमें कि किस फॉर्म में आया है, मतलब कि ये सरप्लस हुआ है या डिफिसिट हुआ है। ओके, सरप्लस हुआ या फिर डिफिसिट हुआ है। ओके, चलिए अब आते हैं 3rd नंबर पे, रिकॉर्डिंग, है ना। रिकॉर्डिंग, तो देखो रिकॉर्ड किस फॉर्म में की जाते हैं इसमें, तो सारे ट्रांजेक्शन केस और बैंक से, केस और बैंक ही चलेगा इसमें, ठीक है। क्रेडिट वाले नहीं करते हैं ना, क्रेडिट वाले नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है, मतलब कि जो उधारी वाले वो नहीं करते। उसके अब आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। तो इसमें सारी जो इनकम वाली जो होती है, रेवेन्यू जो आती है आपकी, है ना, वो आपको क्रेडिट करना है, और डेबिट का क्या करना है आपको, डेबिट साइड एक्सपेंसेस करना है। जो भी एक्सपेंसेस आपके हुए हैं वो आपको डेबिट साइड करना है। उसके आते हैं बैलेंस शीट रिक्वायरमेंट। देखो अब इसको प्रिपेयर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में बैलेंस शीट की जरूरत नहीं होती है ना, जरूरत नहीं होती है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसकी ज़रूरत होती है। ओके, क्योंकि उसमें सारी जो होती है इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं, सारे जो होते हैं वो मैनेज करना पड़ता है बैलेंस शीट में। चलिए अब आते हैं एडजस्टमेंट। देखो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाता, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्टमेंट किए जाते हैं एक्रूअल बेसिस पे, मतलब साल भर के जो एडजस्टमेंट होते हैं वो इसमें करते हैं। चलिए, तो ये भी हो गया। अब आगे क्या है आपका न्यूमेरिकल्स। तो देखो न्यूमेरिकल्स जो है वो हम कोशिश करेंगे आपको जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो आपको हम प्रोवाइड करवा दें। ओके, या तो वीडियो बना देंगे, वीडियो नहीं आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी आपके अकाउंटेंसी से रिलेटेड। ओके, जो भी मटेरियल से हम टेलीग्राम पे डायरेक्ट आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, क्योंकि मटेरियल्स बनाने में टाइम लग जाता है। ओके, जिसके चलते हम वीडियो को टाइम नहीं दे पाते हैं, है ना। हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाएं। ओके, वीडियो से हमारे लाइक, कमेंट और हमें उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, हम आपको बस यही चाहते हैं, हमारा रिजल्ट वही होगा कि आपका रिजल्ट बन जाए अच्छे से। ओके, हम उसमें खुश हो जाएंगे। चलिए, तो जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि आपके क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, तो बिल्कुल बेटा आप मत करिए, है ना। लेकिन जो बच्चा करना चाहते हैं हमारे जरिए तो उनको करने दीजिए, उनको डिस्टर्बेंस मत कीजिए, उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। ओके, क्योंकि सबको पता है बिजनेस स्टडी में कितने क्वेश्चन आए हमारे। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतने रहेगा, न्यूमेरिकल से हम लेके आएंगे आपके लिए। चलिए, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।